अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सहर फातिमा। प्रोग्राम हेल्थ टॉक में नाजरीन बात करते हैं हम हेल्थ से रेलिवेंट हवाले से, और आज हम बात करेंगे, आज का हमारा मेन टॉपिक है पीडियाट्रिक सर्जरीज के हवाले से। इसी से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर रीवा चंद, पीडियाट्रिक सर्जन है। सर, आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर, मेरा क्वेश्चन है कि पीडियाट्रिक सर्जरीज क्या होती हैं और जनरल सर्जरीज क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? एक्चुअल में पीडियाट्रिक सर्जरी इज़ सर्जरी जो लेस देन 16 ईयर्स से के जो बच्चे हैं उनमें जो सर्जरीज होती हैं वो पीडियाट्रिक सर्जरीज होती हैं। जो एक दिन से लेके 16 साल तक के बच्चों में जो सर्जरीज होती हैं वो पीडियाट्रिक सर्जरीज होती हैं। अबव 16 ईयर या 16 साल से ऊपर के जो है एडल्ट सर्जन, या जिनको हम आसान अल्फाजों में जनरल सर्जन कहते हैं, वो सर्जरी करते हैं। तो हम जो है पीडियाट्रिक एंड नियोनेटोलॉजिस्ट सर्जन हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा सर, कोई बच्चा होता है, अगर वो रिपोर्ट करता है कि भाई मुझे ये बीमारी है, तो किस किस्म की कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें ये हम सर्जरी करते हैं? देखिए, डिपेंडिंग अपॉन एज ग्रुप के एज क्या है, जो बच्चे होते हैं एक दिन से लेकर 28 दिन तक, जिसको हम नियोनेट कहते हैं, उनके प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। और इनसे जो ऊपर के बच्चे होते हैं, जैसे 1 महीने से लेकर 16 साल तक, तो उनके मसले मसाइल अलग होते हैं। जो मोस्ट कॉमन सर्जरी है बड़े बच्चों की अगर हम बात करें तो हर्निया, हाइड्रोसील, अनडिसेंडेड टेस्टिस, ब्लीडिंग पर रेक्टम, अपेंडिक्स, ये जो है बच्चों में मोस्ट कॉमन सर्जरीज होती हैं जो हम कर रहे होते हैं। बाकी जो बच्चे होते हैं जो पैदाइशी, जिसको हम कहें कि पैदाइशी नुक्स है या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, जो नियोनेटल सर्जरी हम कहते हैं, 1 दिन से लेकर 28 दिन तक, वो अलग है। जैसे कि बच्चों की जो है खाने की नाली नहीं है बनी हुई, बच्चों के अंदर आंतें सही से नहीं है बनी हुई, बंद है, या बच्चों की जो है पाखाने की जगह सही नहीं है बनी हुई, तो वो जो है नियोनेटल सर्जरी इसमें आप करते हैं। अच्छा सर, ये जब कोई मदर जो है वो प्रेग्नेंट होती है, एक्सपेक्ट करती है, तो क्या ये बीमारियां तभी पता चलनी शुरू हो जाती हैं? सोनोग्राफी वगैरह होती है, तो क्या ये जब ही डायग्नोज होना शुरू हो जाती है, या उसके बाद जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है उसके बाद पता चलता है कि ये बीमारी है? देखिए, कुछ आजकल जो एडवांसमेंट है, जो मेडिकल इतनी एडवांस हो गई है, बहुत सारी डिजीजेज जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें पता चल जाती हैं। और जो है अकॉर्डिंगली जो है गायनेकोलॉजिस्ट जो है हमारे पास भेजते भी हैं पेशेंट कि अब इनकी जो है प्रेगनेंसी कंटिन्यू की जाए या नहीं की जाए, या सीजरियन किया जाए या नॉर्मल डिलीवरी की जाए। तो इस हवाले से बहुत सारी जो नियोनेटल जो प्रॉब्लम्स हैं वो अल्ट्रासाउंड पे जो है एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग होती है, उसमें बहुत ज़्यादा डायग्नोस हो जाती हैं, मगर कुछ जो है पैदा होने के बाद पता चलती हैं। तो अल्ट्रासाउंड पे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो सर, कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसके लिए कितनी डिफ़िकल्ट होती है सर्जरी करवाना? देखिए, न्यू बॉर्न की जो है सर्जरी स्पेसिफिक सेटअप्स में होती है, हर जगह पे नहीं हो पाती। जो हाईली इक्विप्ड हॉस्पिटल हैं वहाँ पे होती हैं, तो ऐसे ही कहीं पे छोटे हॉस्पिटल में नियोनेटल सर्जरी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अगर जैसे कोई पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को लेकर आते हैं, तो अमूमन जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? न्यू बॉर्न में मोस्ट कॉमन जो है, जैसे पाखाने की नाली जो है बनी हुई नहीं है, पाखाने की जगह बंद है, 1 दिन का बच्चा होता है, 24 घंटे में बच्चे ने पाखाना नहीं किया, तो वो हमारे पास आ जाते हैं। या बच्चे की खाने की नाली जो है बनी हुई नहीं है, बच्चे जो है बार बार वॉमिट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास विद इन 24 आवर आ जाते हैं। तो ये बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है बच्चों में। या फिर CNS से रिलेटेड जो है, जिसको हम मेनिंगोमाइलोसील कहते हैं, या हाइड्रोसेफेलिस है, ये बच्चे विद इन 24 आवर हमारे पास आ जाते हैं। और जो इन एजेस से अबव होते हैं उनकी, जैसे आपने बताया कि 18 साल तक के बच्चों में ये होते हैं सर्जरीज, तो उन बच्चों के लिए बताइएगा। उनके लिए ये कि देखिए, हर्निया जो है मोस्ट कॉमन हम सर्जरी कर रहे होते हैं। पेशेंट आ रहे होते हैं कि जो है बच्चा रोए, चीखे, चिल्लाए तो नीचे सूजन आ जाती है, सो जाए तो सूजन ख़त्म हो जाती है। इट्स लाइक मोर लाइकली इट्स हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया। तो मोस्ट कॉमन सर्जरी हम बच्चों में ये वाली कर रहे होते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पे जो है अपेंडिक्स, बच्चे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा दर्द के साथ, सीवियर पेन एंड वॉमिटिंग, तो अपेंडिक्स का दर्द इस तरह से आता है, और वो भी अल्ट्रासाउंड पे काफ़ी क्लियर हो जाता है। तो वो मोस्ट कॉमन सर्जरी है बड़े बच्चों में, अपेंडिक्स की सर्जरी। अच्छा, सर्जरी के अलावा कोई और वे है इसको ट्रीट करने के लिए? देखिए, नहीं, अगर जो है अपेंडिक्स है या हर्निया है या अनडिसेंडेड टेस्टिस है, इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। बाकी हाइड्रोसील है, उसमें अप टू 1 ईयर जो है हम एज जो है वेट करते हैं, उसमें अगर रिजॉल्व नहीं होता है देन वी प्रोसीड फॉर द सर्जरी।
ठीक है। अच्छा, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि वैसे ही जब सर्जरी का नाम सुन के पेरेंट्स भी और बच्चा भी एक ट्रॉमा में आ जाते हैं, तो इस ट्रॉमा से निकलने के लिए आप क्या एहतियाती तदाबीर बताते हैं? काउंसलिंग जो है ना, स्पेशली पीडियाट्रिक सर्जरी में जो है पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस गेन करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और देखें, आप किसी को बच्चा दे रहे हैं ना कि आप मेरे बच्चे को सर्जरी करें, तो उसमें ये होता है कि उसका कॉन्फिडेंस गेन करना जो है, काउंसलिंग कॉन्फिडेंस गेन करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वो जो है अच्छे पीडियाट्रिक सर्जन की यही निशानी है कि पेरेंट्स को कितना मुतमिन करता है और उसको जो है इतना कॉन्फिडेंस हो जाए डॉक्टर पे कि वो अपना बच्चा हाथ से दे रहा है कि मेरे बच्चे की सर्जरी करें। तो इट्स कॉन्फिडेंस के जो है काउंसलिंग, आप पेरेंट्स को काउंसिल करें और इसके साथ। अच्छा, क्या ये सर्जरीज जो होती हैं वो पेनफुल होती हैं? एक्चुअली इट्स नॉट पेनफुल, क्योंकि ये सारी सर्जरीज जो है जनरल एनेस्थीसिया में हो रही होती हैं। और आजकल जनरल एनेस्थीसिया इतना एडवांस हो गया है कि बच्चा जो है माँ की गोद में होता है और वहाँ पे हम जो है इंजेक्शन देते हैं कैनुला में, बच्चा सो जाता है, फिर हम बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। तो ये न्यू बॉर्न बेबीज को दे सकते हैं एनेस्थीसिया? बिल्कुल, सारी सर्जरीज जो है बच्चों में न्यू बॉर्न में जो होती हैं वो जनरल एनेस्थीसिया में ही होती हैं। और इनके एनेस्थेटिस्ट भी स्पेशल एनेस्थेटिस्ट होते हैं जो इन बच्चों को एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते? एक्चुअल में नियोनेटल सर्जरी में जो है ना, हमें देखा जाता है, इन्वेस्टिगेट करते हैं साइड इफेक्ट्स के हवाले से कि उसके साथ एसोसिएटेड कोई कार्डियक एनोमली तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो कोई ऐसा जो है रिस्क नहीं है, स्मूथली एनेस्थीसिया हो जाता है। सही। अच्छा, सर्जरीज हो जाती हैं, उसके बाद उसको जो आप ट्रीटमेंट किस तरह से आगे करते हैं, फॉलोअप करना कितना ज़रूरी होता है इसके लिए? फॉलोअप तो बहुत ज़रूरी है, जितनी सर्जरी जो है ज़रूरी है उससे ज़्यादा फॉलोअप ज़रूरी है। क्लोज ऑब्जर्वेशन आफ्टर सर्जरी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप जो है क्लोज ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं तो मतलब कि उस सर्जरी का फ़ायदा नहीं है। और स्पेशलाइज्ड NICU होते हैं, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होते हैं, वहाँ पे ये बच्चे रखे जाते हैं और क्लोज ऑब्जर्वेशन में ये बच्चे रखे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, रिकवरी सर कितने टाइम में हो जाती है ऐसे बच्चों की? ये जो है डिपेंड करता है कि सर्जरी आप कौन सी कर रहे हैं। एक्चुअल में आप हर्निया कर रहे हैं, विद इन 24 आवर डे केयर सर्जरी है। आप सुबह में आए, दोपहर में सर्जरी कराएं, रात को घर चले जाएं। नियोनेटल सर्जरी है तो उसमें 7 दिन भी रहना पड़ जाता है, 17 दिन भी रहना पड़ जाता है। तो इट्स डिपेंड कि आप सर्जरी कर कौन सी रहे हैं। और उस हवाले से जो है स्टे जो है हम बता दें कि इतना स्टे होता है, या उसके हर सर्जरी के अपने रिस्क फैक्टर होते हैं। आप कौन सी सर्जरी कर रहे हो उस हिसाब से आप काउंसिल करते हो कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, कितने चांसेस है इम्प्रूवमेंट के, कितने चांसेस है इम्प्रूव ना होने के। इट डिपेंड्स कि जो है आप सर्जरी कौन से कर रहे हो और उसके एसोसिएटेड कोई और तो मसला नहीं है। जैसे अमूमन जो है नियोनेटल सर्जरीज हम जो भी कर रहे होते हैं उसमें हम एसोसिएटेड एनोमली ज़रूर देख रहे होते हैं कि उसके साथ कार्डियक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रीनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उनको जो है हम ज़रूर देख रहे होते हैं। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी पूछा था आपसे, अगर कोई बच्चा है वो लेट बता रहा है अपने पेरेंट्स को, या पेरेंट्स ही लेट लेकर आ रहे हैं आप लोगों के पास, तो आप किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं? क्या उसका प्रोसीजर लंबा हो जाता है थोड़ा? एक्चुअल में जो है बच्चा तो बता ही नहीं रहा होता है। हम इस मामले में कहते हैं जो पेन और फीवर है वो पेशेंट फ्रेंडली है। पेन होगा, बच्चा रोएगा और कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ रोएगा। देन पेरेंट्स देखते हैं कि रो क्यों रहा है, कहाँ पे हाथ रख रहा है, पेट पे हाथ रख रहा है, टांगों पे हाथ नहीं, जैसे जो बोलने वाले बच्चे होते हैं, अगर वो पेरेंट्स को लेट बताते हैं या पेरेंट्स ही लेट पहुंचते हैं डॉक्टर्स के पास, अक्सर हम लापरवाही कर देते हैं इन चीज़ों में। तो मैं उन बच्चों के लिहाज से पूछ रही हूँ, जैसे आपने बताया कि 18 ईयर्स तक इसकी सर्जरी हो जाती है। जी। अच्छा, उसमें इस तरह से है कि जैसे जेनाइटिलिया से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अगर वो बच्चे जो है शाय होते हैं, बताते नहीं हैं, वो बच्चे थोड़े से लेट आते हैं हमारे पास। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो बच्चे हमारे पास अमूमन जल्दी आ जाते हैं। जैसे अपेंडिक्स है, उसमें इतना सीवियर पेन होता है कि बच्चे जो है बताएंगे ही बताएंगे, नहीं बताएंगे तो रोना शुरू कर देंगे। तो पेरेंट्स जो है डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चल जाता है। तो इस हवाले से जो है जो जेनाइटिलिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसमें थोड़ा सा लेट हो जाता है, अदरवाइज लेट नहीं होता है। तो आप पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह पूछते हैं इस समय? बिल्कुल, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। डायग्नोसिस होता है, पेरेंट्स के साथ रेगुलर मीटिंग्स होती हैं और फिर जो है डिसीजन लिया जाता है कि कैसे प्रोसीड करना है।
अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि डायबिटिक बच्चे भी होते हैं जिनमें ये डायबिटीज़ होती है, तो न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी होती है, जैसे बेबी शुगर कहा जाता है, तो जी। उनकी सर्जरीज फिर मुश्किल होती होगी? देखिए, डायबिटीज़ के हवाले से जो है हम सर्जरी ऑफर नहीं करते। उनको बेसिकली पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो जो है इनको डील करते हैं, और वो भी बच्चे जो है बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते और हैं। अगर सर्जरी करना ज़रूरी है उनकी तो? नहीं, उनमें सर्जरी होती नहीं है। अच्छा। उनमें सर्जरी होती नहीं है। उनमें जो है पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं जो इनको डील कर रहे होते हैं, और उनको जो है मेडिसिन से ही सारी चीज़ें जो है ठीक हो रही होती हैं बच्चों की। तो ऐसे बच्चे भी जल्दी रिकवर कर लेते हैं? बिल्कुल रिकवर करते हैं, मगर ये कि मेडिसिन और प्रोलॉन्ग जो है मेडिसिन चलती है, ट्रीटमेंट चलती है इनकी बच्चों की। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कितना ज़रूरी होता है फॉलोअप, और कितने बहुत अरसे में उनको फॉलोअप करवाना चाहिए इलाज? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी डायबिटीज़ कितनी कंट्रोल है, और उस हिसाब से फॉलोअप रखा जाता है। अगर कंट्रोल्ड है, पेरेंट्स विजिलेंट हैं, पेरेंट्स जो है बातों को समझ रहे हैं और अपने बच्चे को इस तरीके से चला रहे हैं, फिर तो आप फॉलोअप 6 महीने में भी करा लें, 1 साल में भी करा लें, तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स जो है इस डिजीज़ को इतना समझ जाते हैं कि जो है वो चीज़ें डील कर रहे होते हैं। मगर जिनको समझ में नहीं आता है तो वो 3 महीने में भी आएंगे, या जो कंट्रोल डायबिटिक नहीं है वो 1 महीने में भी आएंगे डॉक्टर के पास। तो इट्स डिपेंड कि आप जो है कितनी विजिलेंटली आप उसको डील कर रहे हो। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जो न्यूबॉर्न होता है वो तो अपने डायबिटिक ज़ाहिर है वो डायबिटीज़ शेयर नहीं कर सकता अपने, तो उसका किस तरह से आप लोग डायग्नोज करते हैं? एक्चुअल में न्यूबॉर्न जो भी डिलीवर होता है उनकी रेगुलर जो है एक पीडियाट्रिशियन, बच्चा आ गया, पीडियाट्रिशियन उसको हेड टू टो एग्जामिनेशन करेगा, उसकी शुगर लेवल कराएगा, उसकी हिस्ट्री लेगा कि मदर को तो जो है शुगर नहीं है, या उनकी और फैमिली मेंबर्स जो और बच्चे हैं उनमें तो शुगर नहीं है। तो इस तरह से जो है नियोनेटोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन इन बच्चों को इस तरह से जो है लेके चलता है कि उनको पूरा फिर इन्वेस्टिगेट कराते हैं और रेगुलर फॉलोअप पे उनकी शुगर लेवल चेक करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है। और जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें किस तरीके से पता? उनमें भी इसी तरह से ही है कि रेगुलर जो है फॉलोअप, इन्वेस्टिगेशन, शुगर लेवल करा रहे होते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि कितना कंट्रोल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे साथ। अच्छा, डायबिटिक अगर कोई पेशेंट होता है तो उसमें सर्जरी अगर करवा लेते हैं तो वो क्योर होना भी शायद मुश्किल होता है, वो इस तरह से जो है वो एक्चुअल में बच्चे जो है ना कोऑपरेट नहीं करते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं तो वो कोऑपरेट कर जाते हैं, उनको हम बताते हैं ये करना है, ये करना है, ये शाम को मेडिसिन लेनी है, ये सुबह में मेडिसिन लेनी है। बच्चे इस तरह से कोऑपरेट नहीं करते हैं। बच्चे तो वैसे ही मेडिसिन आप कोई भी खिला दो तो बड़ा मुश्किल होता है उनको मेडिसिन लेना, और बच्चों के लिए मेडिसिन से ज़्यादा जो होते हैं वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं डायबिटीज़ वाले। तो बच्चे तो इंजेक्शन से बेचारे वैसे ही डर रहे होते हैं ना, तो इनको जो है सुबह शाम इंजेक्शन लगाना, इंसुलिन लगाना, तो इतना जो है बच्चे जो है रहते नहीं है, क्राई करते हैं, रोते हैं, और जो है कोऑपरेट नहीं करते हैं, मगर लेके चलना पड़ता है। तो आप लोग बच्चों के लिए ज़्यादातर मेडिसिन जो है वो प्रेफर करते हैं या फिर इंसुलिन? नहीं, बच्चे अमूमन जो है इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। तो बच्चे तो डर जाते होंगे हाँ, पहले? बिल्कुल डर जाते हैं, तो तभी तो कह रहा हूँ उनको जो है साथ लेके चलना बच्चों को, इट्स बिग डील, इट्स बिग डील। बिल्कुल। तो फिर आप पेरेंट्स को मतलब थोड़ा सा जाहिर सी बात है बिल्कुल, पेरेंट्स ही जो हैं जिनके साथ, क्योंकि बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं ना, उन चीज़ों को इतना नहीं समझ रहे होते हैं, मगर पेरेंट्स को ही हम जो है लेके चल रहे होते हैं अनटिल अनलेस कि बच्चा जो है 8 साल का, 10 साल का हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि चीज़ें अपनी समझना शुरू करें। और अगर पेरेंट्स केयरलेस हो जाते होंगे तो यकीनन वो ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा आप लोगों के लिए भी? बहुत मुश्किल है, और जो है फिर प्रॉब्लम्स भी आती हैं। फिर प्रॉब्लम्स भी आती हैं, हाई शुगर लेवल के जितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बच्चों में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हाई शुगर लेवल और लो शुगर लेवल, इसका किस तरीके से, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन सिम्टम्स ऐसे कौन से हैं जिनसे पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ हो रही है बच्चों में, ये चीज़ हो रही है बड़े बच्चों में, इसका किस तरीके से पता चलता है? शुगर लेवल अगर लो होती है तो उसमें इस तरह से कि बच्चा फटी, खेलेगा नहीं, और डाउन सोना शुरू कर देगा, थक जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा कि इसका जो है शुगर लेवल डाउन हो रहा है। शुगर लेवल जब हाई हो तो एक लेवल तक हाई होता है तो पता नहीं चलता है, अगर ज़्यादा हाई हो फिर उनमें जो है चक्कर आना, डिजीनेस, हेडेक, इस तरह से बच्चे आते हैं, जो है वो भी खेलना कूदना बंद कर देते हैं, बैठना शुरू कर जाते हैं,
हाई शुगर। फिर अमूमन जो है पेरेंट्स को पता है कि मेरा बच्चा डायबिटिक है, तो वो जो है शुगर लेवल पहले, सबसे पहले जो है शुगर लेवल ही चेक करते हैं। अच्छा सर, अमूमन मैंने ये भी देखा है कि जिनकी हाई शुगर होती है, शुगर लेवल, तो वो भी अमूमन ज़्यादातर सो रहे होते हैं, थका थका महसूस कर रहे होते हैं। ये लो शुगर लेवल के लिए नहीं, शायद हाई लेवल के लिए भी यही है। एक्चुअल में दोनों जो पेशेंट्स हैं ना, हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपरग्लाइसेमिक, उनको डायग्नोज जो किया जाएगा वो किया ही जाएगा शुगर लेवल चेक करके। सिम्टम, साइन एंड सिम्टम मोर आर लेस सेम होते हैं, मोर आर लेस सेम होते हैं। तो बच्चे इस तरह से आ रहे होते हैं। हमारे पास दूसरे बच्चे जो ज़्यादातर आ रहे होते हैं, जो पेरेंट जिनके लिए ज़्यादातर परेशान होते हैं, कॉन्स्टिपेशन वाले बच्चे, वो जो है अमूमन जो है माएँ हमारे पास आती हैं कि बच्चा जो है स्टूल पास नहीं किया है, 4 दिन हो जाते हैं, 5 दिन होता है, पेनफुल डेफिकेशन होती है, ठीक है। और जो है ये जो है बड़ा प्रॉब्लम है आजकल जो हमारी सोसाइटी में, हमारी क्लिनिक्स पे जो ज़्यादातर पेशेंट आ रहे हैं, वो ये कॉमन प्रॉब्लम है और आ रहा है हमारे पास। और एक्चुअल में जो है ये कोई डिजीज़ नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं। हमारी डाइटरी पैटर्न जो है ना, डाइटरी पैटर्न हमारा ऐसा हो गया है कि हम फाइबर डाइट बच्चों को देते ही नहीं है। बच्चे हमारे 6-6 साल के हो जाते हैं, माएँ खुश होती हैं कि मेरा बच्चा 6 फीडर पी रहा है, मेरा बच्चा 8 फीडर पी रहा है, तो जो है माएँ खुश होती हैं, मैंने उसको एनर्जी दे दी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एज वाइज जो है बच्चों की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, जो फैट की रिक्वायरमेंट है, जो कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट है, वो एज के हिसाब से डिफरेंट होती है। और जो है वो सिर्फ और सिर्फ दूध से पूरी नहीं होती है। और जो बच्चे ज़्यादातर दूध लेते हैं वो च्यू करना भूल जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्वालो करते हैं, स्वालो करते हैं, च्यू नहीं करते हैं। तो जब बड़े हो जाएं और उनको खाना भी दें तो वो खाना जो है च्यू नहीं करते, और फिर उनके साथ प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो मेरी जो है ये एडवाइस है कि बच्चों को जो दूध है ना, आप जैसे बच्चा 1 साल का हो गया तो आप उसको वो थोड़ा सा कम करें, खाने पे ज़्यादा लेके आए। जितना आप खाना खिलाने की आदत डालेंगी, उतना ही बाउल पैटर्न उसका सही रहेगा, उतना ही कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, गट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम रहेंगे। और बच्चे की हेल्थ जो है, आपको लगेगा कि एज के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए, जितनी हाइट होनी चाहिए, वो आपको नज़र आएगी। सिर्फ और सिर्फ दूध पे डिपेंडेंट होना जो है, इट्स नॉट गुड। बिल्कुल, माओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दूध के अलावा भी बच्चों को खाने की आदत डालें। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, डॉक्टर साहब से बड़ी मालूमाती गुफ्तगू इस वक्त जारी है। वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए हेल्थ टॉक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम हेल्थ टॉक में। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रीवा चंद मौजूद हैं, पीडियाट्रिक सर्जन हैं, ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर से आपका ताल्लुक है। सर, आपको एक बार फिर से वेलकम करेंगे। बात करें पीडियाट्रिक सर्जरीज के हवाले से, अभी जो मेरा क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि मदर्स के लिए बताइएगा कि उनको अपने बच्चों को क्या क्या डाइट देनी चाहिए सर्जरीज के बाद या सर्जरी से पहले। आप जब उनको कोई भी बीमारी अगर डायग्नोज हो जाती है तो फिर आप डाइट के हवाले से बताइएगा। देखिए, डाइट के हवाले से अमूमन जो है हमारा बच्चों के लिए ये होता है कि फाइबर डाइट जो है लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप सर्जरी करें या ना ही करें, बच्चों के लिए फाइबर डाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो आजकल हम बच्चों के पीछे पड़ गए ना कि डब्बे के जूसेस और ये सारी चीज़ें, ये कम से कम करें। और फ्रूट्स जो है, रा फ्रूट जो है वो बच्चों को खाने की आदत डालें। और इस तरह से जो है बहुत सारे मसले मसाइल जो है हल हो जाते हैं। आपको काफ़ी सारे मसलों की वजह से डॉक्टर्स के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो अगर आप फाइबर डाइट लेते हो तो आपकी गट जो है इतनी हेल्दी रहती है कि गट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, एंटेरोकोलाइटिस है, वो बहुत सारी चीज़ें जो है आपका नेचुरली जो है वो ठीक हो जाता है। मतलब आपको जो है वो प्रॉब्लम्स आते ही नहीं है अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो। और एक चीज़ ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे पुराने ज़माने में हमारी नानी दादी होती थी, बच्चों को जो है सुबह सुबह उठा के पाँव पे बिठा के जो है बाउल ट्रेनिंग के लिए बिठाती थी और उनको जो है पोटी कराती थी। और अंग्रेज़ों ने उनके लिए जो है कमोड ले लिए ना। हमने जो है क्या किया है कि हमने डायपर पहनाना शुरू कर दिया। अब वो डायपर तो बच्चे को हमने पहना दिया, हम सब जितने भी बड़े लोग हैं हम ये सिर्फ सोचें कि कोई भी बंदा लेटे लेटे या खड़े खड़े जो है पोटी नहीं कर सकता। तो हमारे बच्चे ने क्या कसूर किया है कि आप उनको जो है कमोड पे नहीं बिठाते हैं।
और नानी दादी का भी कहना नहीं मानते उनको। नानी दादी भी आजकल की वैसी नहीं रही है कि सुबह उठ के बच्चों को जो है उनको पाँव पे बिठाया करें और जो है उनको पोटी कराएं। तो ये जो है एक गैप जो आ गया ना बीच में, ये बड़ा ही जो है रीज़न है बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के साथ जो हमारे साथ बच्चे आ रहे हैं। इस हिसाब से हम ज़रूर बताते हैं कि बच्चों को जो है बाउल ट्रेन करें, बाउल ट्रेन, पोटी ट्रेन या टॉयलेट ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे मसले जो है हल हो जाते हैं। अब आते हैं डाइट जो है सर्जरी के बाद। एक्चुअल में डिपेंडिंग कि हम सर्जरी कर कौन सी रहे हैं, ठीक है। अब हम कुछ सर्जरीज कर रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं हाई प्रोटीन डाइट दें हम उसको। जैसे कि बहुत सारे बच्चे आते हैं कि जो है इन्फेक्शंस हो रहे हैं, नमूनिया हो रहा है और सीने में जो है पस भर गया है, तो हम कहते हैं भाई हाई प्रोटीन डाइट लें, हाई कैलोरी डाइट लें, ताकि जो है आपके अंदर जो है इतनी प्रोटीन हो कि आप इन्फेक्शन से लड़ सकें। और हाई प्रोटीन डाइट के साथ साथ मैं कहूँगा बैलेंस डाइट, जो मल्टीविटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो हमारी हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बैलेंस डाइट लेना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही गट से रिलेटेड हम कोई सर्जरी करते हैं तो फिर हम शुरू में तो नील पर ओरल रखते हैं, कुछ देते ही नहीं है 3-4 दिन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सर्जरी। फिर हम सॉफ्ट डाइट से शुरू करते हैं और देन हम ये ज़रूर बताते हैं कि फाइबर डाइट भी लें। फाइबर डाइट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सर, अमूमन बच्चों में हमने देखा है या कोई डायबिटिक पेशेंट्स भी होते हैं तो उनमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो ये स्वेटिंग की वजूहात क्या होती हैं और क्या ये आना सही होता है? देखिए, स्वेटिंग होना जो है रिलेटेड टू डिजीज, अगर हाइपोग्लाइसीमिया है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, उसमें स्वेटिंग होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हेल्दी है, स्वेटिंग हो रही है तो हेल्दी है। उसको ये देखा जाए कि वो पहले से डायग्नोस्ड है फॉर द डायबिटीज और हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन, तो उसको वो जरूर चेक करें, क्योंकि कुछ और पेशेंट बता ही नहीं पाता है, घबराहट हो रही है और पसीना आ रहा है, जी। और कुछ बता ही नहीं पाता। इट्स मीन्स अगर डायबिटिक है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, शुगर लेवल कम हो रहा है, वो चेक किया जाए, ठीक है। अगर नॉर्मली किसी को स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, एक्सेसिव हो रही है, तो वो कोई डिजीज नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हो रही है तो ठीक है, जेनेटिक्स हो सकती है, ठीक है, अदरवाइज वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये हार्ट डिजीजेस की वजह से भी स्वेटिंग होती है। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि अगर जो है ब्लड प्रेशर कम हो या शुगर लेवल कम हो तो उसमें जो है स्वेटिंग ज्यादा होती है। जैसे हम किसी को कह रहे हैं कि भाई हार्ट अटैक हो रहा है और जो है इसको तो भाई अंजाइना हो रहा है, स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है उसमें भी, ठीक है, तो वो डिजीज से रिलेटेड है। अब वो किसी ना किसी तरीके से जो है प्रोन होगा, या पहले से पेरेंट्स को, वाइफ को, घर में किसी को पता होगा कि हमारा जो ये है उसको ब्लड प्रेशर का मसला है या प्रोन टू हार्ट अटैक है, तो फीवर उसमें स्वेटिंग होती है, बहुत स्वेटिंग होती है। अच्छा, हमने डायबिटीज की तो बात की, यहाँ अमूमन बच्चों में टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो ये मतलब इस इशू से किस तरह से निपटा जाए और बच्चों को क्या ये ट्रीटेबल है या इसकी भी सर्जरी होती है? टॉन्सिल्स जो है ट्रीटेबल भी है और ट्रीटमेंट ट्रायल हम ज़रूर देते हैं। अगर ट्रीटमेंट ट्रायल जो है फेलियर हो रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, तो फिर हम टॉन्सिलेक्टमी कर देते हैं, मतलब सर्जरी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि बार बार इन्फेक्शन होना और प्रॉब्लम होता है, फीवर, पेन इन थ्रोट, स्वॉलोइंग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि अब जो है टॉन्सिल्स जो है सर्जरी होनी चाहिए टॉन्सिल्स की, क्योंकि टॉन्सिल्स बड़े पेनफुल भी होते हैं, बच्चे से वैसे ही कुछ खाया पिया नहीं जाता है तो उसे वैसे ही वीकनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। देखिए, रीजन देखा जाता है, अगर एलर्जिक है या जो है कोई और प्रॉब्लम है तो आप पहले तो मेडिकली ट्रीट करें। अगर वो जो है मेडिकली ट्रीट नहीं हो रहा है और हर जो है 2 महीने में आपके पास आ रहा है और आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो और डॉक्टर कह रहा है कि भाई इसके तो टॉन्सिल्स बड़े हुए, टॉन्सिल्स बड़े हुए, और रिकरेंट ऐसा हो रहा है, देन सर्जरी जो है कराना ज़रूरी हो जाती है। सर्जरी करा लेनी चाहिए, बिल्कुल करा लेनी चाहिए। और वैसे ही जो टॉन्सिल्स जिन बच्चों को होते हैं उनके लिए डाइट में भी प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उनके लिए डाइट बताइएगा, कौन सी डाइट उनको लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे सुनते किसी की नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है घरों में। जैसे मैंने बताया ना, टॉन्सिल्स जो है एक रीज़न है उसका एलर्जी। आप किस फूड से, किस चीज़ से, जैसे कोल्ड से किसी को एलर्जी होती है, अब बच्चे जो है कोल्ड ड्रिंक ले रहे होते हैं, ठंडा पानी पी रहे होते हैं, अब उनसे ही उनको एलर्जी है, हो रही है, टॉन्सिल्स हो रहे हैं, तो आप उसको जो या तो उसको रोकें या टॉन्सिल्स निकलवा दें।
तो इस तरह से जो है पहले हम कह रहे हैं मेडिकल हम ट्रीटमेंट देते हैं, एंटी एलर्जिक देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीपायरेटिक्स देते हैं। फिर हम ये देख रहे होते हैं कि एक साल में ये बच्चा हमारे पास आया कितनी बार है। अगर वो एक साल में 3-4 बार हमारे पास फीवर और टॉन्सिल्स के साथ आ रहा है, देन हम जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, सर्जन के पास भेजते हैं, जो ENT सर्जन है उनके पास भेजते हैं और जो है टॉन्सिलेक्टमी या टॉन्सिल्स का ऑपरेशन कराते हैं। अच्छा, बच्चों में साइनोसिस के भी बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, बिल्कुल। तो उन बच्चों को क्या क्या मुश्किलात होती है? देखिए, साइनोसिस के लिए जो है बच्चे हमेशा सुस्त, फीवर, हेडेक और इस तरह से बच्चे हमारे पास आ रहे होते हैं, या स्नीजिंग इस तरह से बच्चे आ रहे होते हैं, रनिंग नोज इस तरह। तो उनके लिए जो है हम ENT स्पेशलिस्ट जो है उनकी हेल्प ले रहे होते हैं, ENT स्पेशलिस्ट के पास जो है उनके पास भेज रहे होते हैं, उनकी कंसल्टेशन करवा रहे होते हैं और बच्चे अमूमन जो है बेहतर हो जाते हैं। अमूमन वो भी एलर्जी से ही रिलेटेड होते हैं, अमूमन वो भी एलर्जी से ही रिलेटेड होते हैं, तो वो जो है एंटी एलर्जिन वगैरह लेते हैं तो बच्चे ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स के लिए फॉलोअप कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली जो एलर्जी से रिलेटेड साइनोसाइटिस। ये जेनेटिकली होता है कुछ ऐसे? जेनेटिकली रिलेटेड होता है, ठीक है, और जो है लाजमी नहीं है कि जेनेटिक के साथ हो। इंडिविजुअल बच्चे भी इस तरह से आ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, और उनके लिए जो है क्लोज फॉलोअप जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और जो है उनको लेबल किया जाता है किस चीज़ से एलर्जी है। अगर वो अवॉइडेबल है तो अवॉइड कराते हैं, नहीं है तो फिर मेडिसिन पे रखते हैं। अच्छा सर, क्योंकि आपका ताल्लुक ईसा लैब से है, तो ईसा लैब में बताइएगा कहाँ कहाँ ये ट्रीट हो रहा है या कहाँ कहाँ ये सर्जरीज हो रही हैं, कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं जहाँ पर ये सर्जरीज हो रही है? देखिए, ईसा लैब में जो पीड्स का बहुत बड़ा सेटअप है आजकल करीमाबाद में है, और जो है ईसा लैब विद सेमरोज हॉस्पिटल, उसका जो है बहुत बड़ा सेटअप है पीड्स का, और वहाँ पे जो है पूरी सारी फैसिलिटीज़ हैं, नियोनेटल, NICU, पीड्स ICU, पीड्स वार्ड, गायनी से रिलेटेड जो है बहुत बड़ा सेटअप है वहाँ पे, और डिफरेंट डॉक्टर्स आते हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज़ से, और ग्रोथ जो है हॉस्पिटल की बहुत फास्ट है। विद इन ईयर जो है बहुत ज़्यादा जो है स्पेशलिटीज़ जो है डेवलप हुई हैं और जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही। अच्छा, जो पेरेंट्स होते हैं, मैं उनके लिए आपको एक बार फिर से चाहूँगी कि अपने तमाम नाजरीन को आप बता दें कि जो पेरेंट्स हैं उनको किस तरीके से आप जो है वो अवेयर कर सकते हैं इन चीज़ों से, या कहाँ कहाँ ऐसे होते हैं इन चीज़ों के प्रोग्राम्स वगैरह? देखिए, पेरेंट्स के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एंटीनेटल स्कैन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंटीनेटल स्कैन होता है वो ज़रूर करवाया करें। वो ज़रूर इसलिए करवाया करें कि हमें पहले से ही पता हो जो बच्चा आ रहा है उसको कोई डिजीज़ है तो नहीं। तो एंटीनेटल स्कैन ज़रूरी है, अगर वो तो ज़रूरी है, मगर मदर्स के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको ये सिर्फ कंपेयर सिर्फ आप कर लें कि पहली प्रेगनेंसी में उनका जो है पेट कितना निकला हुआ था, सेकंड प्रेगनेंसी में कितना है। अगर ज़्यादा है या कम है तो ये दोनों प्रॉब्लम है। और अगर जिनका है ही फर्स्ट बेबी, अगर जिनका है ही फर्स्ट बेबी, तो अल्ट्रासाउंड पे हमें बताते हैं कि इसमें जो है फ्लूइड कितना है। अगर फ्लूइड ज़्यादा है तब भी मसला है, कम है तब भी मसला है, नॉर्मल होना ज़रूरी है। तो ये जो दो चीज़ें हैं मदर्स को जो है ज़रूर जो है जहन में रखना चाहिए कि अपने जो है अल्ट्रासाउंड वाले से ज़रूर पूछें कि जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, या जो है पानी हम कहते हैं पेट में पानी बढ़ गया है, पेट में पानी कम हो गया है। बढ़ जाना, कम होना दोनों प्रॉब्लम्स हैं, नॉर्मल होना ज़रूरी है। अगर ये बढ़ जाना और कम होना इनमें से कोई भी चीज़ है, इसका मतलब है बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। इसका मतलब बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तभी ये फ्लूइड बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो इसको मदर के लिए सिर्फ ये दो अल्फाज में ज़रूर कहूँगा कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या अपने जो है अल्ट्रासाउंड वाले से ज़रूर पूछें कि पानी जो है नॉर्मल है या कम ज़्यादा है। और फिर ये ट्रीटेबल है ना? ये चीज़ें तो ट्रीटेबल हैं। मेडिकल आजकल इतनी एडवांस हो गई है, इतनी एडवांस हो गई है कि जो है चीज़ें ट्रीटेबल है, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, और जो है मतलब सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल रेट जो है, सक्सेस रेट जो है। ओके सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर रीवा चंद हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म को पहुंचता है और इसी के साथ सहर फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।